धनपत निराश होकर अपने गन्ने के खेत में बैठा था। कुछ देर बाद उसने अपने बगल में बैठे अपने पुत्र केशव और पुत्री राधा की ओर देखा। उन दोनों के चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। अरे शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मैं कितना भी अच्छा गुड़ बना लूं, कोई खरीदता ही नहीं है। दरअसल धनपत दिन भर खेत में मेहनत करता, गन्ना उगाता और फिर उसी गन्ने से गुड़ बनाता था, लेकिन उसकी किस्मत जैसे उसका साथ ही नहीं दे रही थी। धनपत का बनाया गुड़ बाजार में कोई खरीदना ही नहीं चाहता था। लोग उसे चखते फिर सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। अजीब बात ये थी कि उसी गांव का धन सिंह उसी गन्ने से ऐसा गुड़ बनाता था कि बाजार में लोग उसे हाथों हाथ खरीद लेते थे। बाबा, एक ही खेत का गन्ना, एक ही गांव का पानी, फिर धन सिंह का गुड़ इतना अलग कैसे हो सकता है? क्या पता बेटी, ये बात तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आती है। दीदी, मुझे लगता है ना कि धन सिंह जरूर कुछ न कुछ मिलाता होगा। अगर ऐसा है तो हमें उसका राज पता करना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए दीदी, मैं ये राज जरूर पता करके रहूंगा। हाँ। आखिर धन सिंह के बने हुए गुड़ का क्या रहस्य था? क्या वास्तव में धन सिंह के पास कोई ऐसा राज था जो किसी को पता नहीं था? इन सभी घटनाओं को समझने के लिए कहानी के कुछ समय पीछे चलते हैं। देवग्राम एक छोटा सा गांव था जिसके चारों ओर हरे भरे खेत फैले हुए थे। गांव के बीचों बीच धन सिंह की बड़ी हवेली थी। उसी हवेली में एक दिन धन सिंह बैठा हुआ था कि तभी धनपत वहां आ गया। राम राम जी की धन सिंह, बाहर बैलगाड़ी में गन्ना लेकर आ गया हूँ, अब उसकी कीमत दे दो। ये सुनकर धन सिंह हंसने लगा। उसने अपनी थैली में हाथ डाला और कुछ सिक्के निकालकर धनपत की ओर बढ़ा दिए। ये लो भैया तुम्हारे गन्ने की कीमत। इतने कम सिक्कों को देखकर धनपत चौंक गया। अरे धन सिंह, ये तो पिछली बार से भी कम कीमत है। तुम दिन ब दिन मेरे गन्ने की कीमत कम करते जा रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? धन सिंह फिर हंसने लगा। देखो धनपत, मैं तुम्हारे गन्ने की केवल इतनी ही कीमत दे सकता हूँ। अगर तुम्हें ज्यादा कीमत चाहिए तो किसी और को गन्ने बेच दो। लेकिन तुम तो जानते हो कि आसपास के सभी लोग अपना गन्ना मुझे ही बेचते हैं, क्योंकि मैं उसी गन्ने से ऐसा गुड़ बनाता हूँ जिसकी गुणवत्ता का कोई तोड़ ही नहीं होता है। धनपत चुप हो गया। वो कुछ नहीं बोला। उसने वो थोड़े से सिक्के उठाए और चुपचाप अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर धनपत उदास होकर बैठ गया। तभी उसकी पुत्री राधा वहां आई। पिताजी, क्या हुआ? अब तुम्हें क्या बताऊं राधा, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपना गन्ने का खेत बेचना ही पड़ेगा। क्या पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे तो और क्या करूं बेटा, खेत में उगा हुआ गन्ना धन सिंह के अलावा कोई खरीदता नहीं है और धन सिंह दिन ब दिन गन्ने की कीमत कम करता जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा फिर तो हमारा परिवार कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? केशव गहरी सोच में डूब गया। पिताजी, हमारे पास गन्ने का खेत है, गन्ना भी है, तो क्यों ना धन सिंह की तरह हम भी अपने गन्ने से गुड़ बनाएं। इससे हमें अपना गन्ना सस्ते में भी नहीं बेचना पड़ेगा और हमें अच्छा लाभ भी मिलेगा। क्या कहते हैं? ये सुनते ही धनपत की आंखों में चमक आ गई। हाँ, ये बात तूने बिल्कुल ठीक कही मेरे बेटे। ठीक है, अगली गन्ने की फसल में अब धन सिंह को नहीं बेचूंगा, हम सब मिलकर गुड़ बनाएंगे उससे। अगले दिन धनपत फिर से अपने खेत में मेहनत करने लगा। समय बीतता गया और कुछ ही महीनों में उसके खेतों में गन्ने की फसल लहलहाने लगी। एक दिन धनपत अपने पुत्र केशव और पुत्री राधा के साथ खेत में खड़ा अपनी फसल को देख रहा था। तभी वहां धन सिंह आ गया। धनपत,
तेरा गन्ना तो इस बार बहुत अच्छा हुआ है। चल, इस बार मैं तुझे इसकी ठीक ठाक कीमत दे दूंगा। माफ करना धन सिंह जी, इस बार मैं गन्ना तुम्हें नहीं बेचूंगा। ये सुनकर धन सिंह चौंक गया। है? मुझे नहीं बेचोगे तो किसे बेचोगे? ऐसा है कि अब मैं अपने गन्ने से गुड़ खुद ही बनाऊंगा। अब मैं गन्ना नहीं गुड़ बनाकर बेचूंगा। ये सुनते ही धन सिंह का चेहरा गुस्से से भर गया। अच्छा, तो अब तू मेरी बराबरी करेगा। चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी कोशिश करके देख ले। लेकिन ध्यान रखना, अगर तूने अपना गन्ना मुझे नहीं बेचा और गुड़ बनाकर बेचने की कोशिश की तो मैं मंडी में तेरा गन्ना भी नहीं बिकने दूंगा। ऐसी नौबत नहीं आएगी धन सिंह। मुझे विश्वास है कि मेरा गुड़ तुमसे अच्छी कीमत पर बिकेगा। देख लेना। धन सिंह गुस्से में वहाँ से चला गया। पिताजी, धन सिंह का बनाया गुड़ सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी प्रसिद्ध है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा गुड़ कोई खरीदे ही नहीं। हाँ, चिंता क्यों करती है दीदी, हम उससे अच्छा गुड़ बनाएंगे और उससे कम कीमत पे बेचेंगे, तब लोग जरूर खरीदेंगे। चिंता ना कर। केशव की बात सुनकर धनपत के मन में थोड़ी हिम्मत जाग गई। धन सिंह क्रोधित अवस्था में सीधे अपनी दुकान पर आकर बैठ गया। उसी समय वहाँ उसका नौकर टिल्लू आ गया। टिल्लू मुस्कुराने लगा। क्यों मालिक? मीठा मीठा गुड़ बनाते हो, लेकिन ये चेहरा करेले जैसा क्यों बना रखा है? क्या हाल है मालिक? ऐसा मुंह क्यों लटका हुआ है, जैसे किसी ने आपसे आपका पूरा गुड़ छीन लिया हो, या फिर आज किसी ने आपकी मीठी मीठी बोली में नीम का रस घोल दिया हो। अरे टिल्लू, जरा अपनी जबान संभाल के बात कर, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अभी तेरे कान पकड़कर तुझे ही गुड़ की कड़ाही में डाल दूं। बात करता है। अरे मालिक, मैं तो आपसे आपका हाल चाल पूछ रहा हूँ, वरना गांव में लोग कहेंगे कि धन सिंह का गुड़ ही नहीं मुंह भी कड़वा हो गया है। टिल्लू की बात सुनकर धन सिंह दांत पीसने लगा। ओह, अरे तुझे बड़ी हंसी सूझ रही है ना? सुन ले, उस धनपत ने अब अपने गन्ने से खुद गुड़ बनाने की ठान ली है। अरे मालिक, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? गांव में हर कोई गुड़ बनाना चाहता है, पर आपके जैसा गुड़ बना ले ये सबके बस की बात तो नहीं है ना। बस यही घमंड उसे ले डूबेगा। अरे उस ससुरे को लगता है कि वो हमरे जैसा गुड़ बना लेगा। वही तो चिंता कौन सी है मालिक? मैं ऐलान करता हूँ मालिक, अगर धनपत का गुड़ आपके जैसा बन गया तो मैं आपकी मुंह से कटवा दूंगा। ये सुनकर धन सिंह और चिढ़ गया। अबे चुप कर टिल्लू, क्या फालतू की बकवास किए जा रहा है? चल जा, काम पे ध्यान दे। मैं आज काम पे नहीं आऊंगा, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। अब तुझे कौन सा जरूरी काम पड़ गया? तू भी गुड़ बनाने जा रहा है क्या? अगर मेरा काम पूरा हो गया तो फिर मुझे आपकी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर टिल्लू मुस्कुराते हुए दुकान से बाहर निकल गया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में चारों ओर चहल पहल थी। दुकानों पर लोग खरीदारी कर रहे थे। उसी समय टिल्लू की नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी। वो थी गांव के मुखिया की बेटी कंचन। टिल्लू कंचन को पसंद करता था, लेकिन कंचन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती थी। कंचन, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी? साफ साफ बता दो अब। ये सुनकर कंचन गुस्से से उसकी ओर देखने लगी। कभी अपनी शक्ल देखी है तुमने? ऐसा लगता है जैसे मेरे सामने कोई उबला हुआ आलू खड़ा हो, जैसे किसी ने हाथों से मसल दिया हो। ये सुनकर आसपास के लोग हंसने लगे। तो इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि शादी नहीं करोगी? ठीक है, अब मैं सीधे तुम्हारे पिता के पास जा रहा हूँ। आज मैं उनसे तुम्हारा हाथ मांग कर ही रहूंगा। हाँ, ऐसा सोचना भी मत,
वरना ऐसी ठुकाई होगी कि जिंदगी भर शादी का नाम भी नहीं लोगे। कुछ देर बाद टिल्लू मुखिया के घर पहुंचा। उस समय मुखिया और उसकी पत्नी कमरे में बैठे हुए थे। अरे टिल्लू, तू मेरे घर पे क्या कर रहा है? मुखिया जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अब आप जानते हैं कि मेरे माँ बाप तो हैं नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। इसीलिए जो कुछ भी है वो मेरी होने वाली पत्नी का ही है। अच्छा, लेकिन तेरे पास है क्या? जहाँ तक मैं जानता हूँ तू धन सिंह के यहाँ नौकरी करता है और ऊपर से कर्ज भी चढ़ा रखा है तूने। उधार पे तो जीवन जी रहा है तू। क्या है तेरे पास? बात यह है मुखिया जी कि मैं आपकी बेटी कंचन से प्रेम करता हूँ, इसीलिए उसका हाथ मांगने आया हूँ। ये सुनते ही मुखिया का गुस्सा भड़क उठा। अरे नालायक, मेरी बेटी से शादी करेगा तू? मेरी बेटी से, मुखिया की बेटी से शादी करेगा तू? हैं? निकल निकल बाहर, चल निकल। अच्छा, तो मतलब मैं ना समझू फिर? अबे निकल बाहर। मुखिया ने तुरंत टिल्लू को पकड़कर दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया। आज के बाद अगर इस घर की तरफ देखा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसी समय वहाँ धन सिंह आ गया। उसने टिल्लू का लटका हुआ चेहरा देखा तो हैरान रह गया। अरे 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 टिल्लू, ये क्या हालत बना रखी है तूने? कुछ देर पहले तो बड़ा अकड़ कर जा रहा था, हैं? अरे क्योंकि इसकी अच्छी खासी ठुकाई की है मैंने। ये मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया था, वो भी अपना खुद का। ये सुनकर धन सिंह जोर से हंसने लगा। अच्छा, तो यही वो जरूरी काम था। लगता है जवाब मिल गया। चल जा वापस दुकान पर, कल तुझे दूसरे गांव में गुड़ देने जाना है। चल जा। ठीक है ठीक है, एक दिन मैं राजकुमार बनकर आऊंगा मुखिया जी, देख लीजिएगा, आपको बहुत पछतावा होगा। आपने एक राजकुमार को ठुकरा दिया है। अरे एक दफा हो जा यहाँ से, नहीं तो ऐसा सूतूंगा, ऐसा राजकुमार बना दूंगा कि सीधा खाट पर बैठकर राज करेगा। नालायक कहीं का। टिल्लू वहाँ से चुपचाप चला गया। उधर धनपत अपने बच्चों राधा और केशव के साथ मिलकर गन्ने के रस से गुड़ बनाने की कोशिश करने लगा। अच्छा पिताजी, पहले गन्ने का रस कढ़ाई में डालते हैं और फिर उसे धीमी आंच पे उबालते हैं, है ना? हाँ हाँ बेटा, रस को लगातार चलाते भी रहना पड़ता है ताकि वो धीरे धीरे गाढ़ा होता जाए। और ऊपर जो झाग बनती है उसे निकालना भी पड़ता है, तभी गुड़ साफ बनता है। कुछ देर तक मेहनत करने के बाद आखिरकार गुड़ तैयार हुआ। चलो बच्चों, गुड़ तो बढ़िया बन गया है, अब इसे बाजार में बेचने चलते हैं। धनपत, केशव और राधा गुड़ लेकर बाजार पहुँचे। मीठा मीठा गुड़ ले लो, ताजा ताजा गुड़ ले लो। कुछ देर बाद एक ग्राहक उनके पास आया। अरे धनपत, अरे भाई तू कब से गुड़ बनाने लगा? क्या तूने अपने पिता का काम संभाल लिया क्या? ये सुनकर केशव चौंक गया। क्या पिताजी ये क्या कह रहे हैं? हाँ 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 हाँ, मैंने तुम दोनों को आज तक एक बात नहीं बताई। जब मैं छोटा था तब गुड़ बेचने का काम मेरे पिताजी किया करते थे। उस समय उनका गुड़ बहुत से गांवों में प्रसिद्ध था, लोग उनसे ही गुड़ खरीदते थे। और उस समय धन सिंह मेरे पिताजी के यहाँ नौकरी करता था। लेकिन पिताजी के जाने के बाद मैंने बहुत कोशिश की, पर उनके जैसा गुड़ बना नहीं पाया मैं। अच्छा, लाओ जरा अपना गुड़ तो चखाओ, छोटा सा ढेला दो। हाँ यही वाला दो। धनपत ने उसे गुड़ दिया। ग्राहक ने चखते ही मुंह बना लिया। हाँ, ये तो गुड़ बहुत ही खराब है। तुम्हारा गुड़ कौन खरीदेगा? ऐसा बकवास गुड़ बनाया है। छे। इतना कहकर ग्राहक वहाँ से चला गया। ये सुनकर धनपत, राधा और केशव तीनों का मन टूट गया। धनपत अपने बच्चों केशव और राधा के साथ पूरे दिन बाजार में बैठा रहा। सामने उसकी मेहनत से बनाया हुआ गुड़ रखा था, लेकिन कोई भी उसे खरीदने नहीं आया। लोग आते, गुड़ को देखते
और आगे बढ़ जाते। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और धनपत निराश होकर अपने बच्चों के साथ घर लौट आया। केशव निराश होकर गुड़ की भेली को देखने लगा। तभी वहाँ धनसिंह आ गया। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। अरे धनपत मैंने सुना है कि तुम्हारा गुड़ गांव में कोई खरीद ही नहीं रहा। अगर तुम अपनी फसल मुझे बेच देते तो तुम्हें बहुत अच्छा फायदा हो जाता, लेकिन तुमने तो पूरी फसल गुड़ बनाने में ही बर्बाद कर दी और तुम्हारा गुड़ भी बर्बाद हो गया। देखो धनपत, जरूरी नहीं कि तुम्हारे पिता अच्छा गुड़ बनाते थे तो तुम भी वो काम अच्छे से कर सको। मैं सब कुछ भूल कर तुम्हारे पास आया हूँ और तुम जानते हो कि मेरा गुड़ का व्यापार कितना बड़ा है। पूरे गांव का गन्ना खरीद कर भी मेरी जरूरत पूरी नहीं होती है। सुनो, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूँ। इस बार की फसल मुझे दे देना, मैं तुम्हें ठीक ठाक कीमत लगा दूंगा, ठीक है ना? धनपत कुछ कहने ही वाला था कि तभी केशव आगे आ गया। हम फसल देने को तैयार हैं, लेकिन आधी फसल। ये सुनकर धनसिंह हंस पड़ा। और मैं जानता हूं कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, लेकिन तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, कितना भी तीर तिकड़म लगा लो बेटा, हमारे जैसा गुड़ कभी नहीं बना पाओगे। इतना कहकर धनसिंह वहां से चला गया। समय बीतता गया और कुछ ही दिनों में धनपत की गन्ने की फसल तैयार हो गई। धनपत ने आधा गन्ना धनसिंह को दे दिया और बाकी आधे से फिर से गुड़ बनाने लगा। लेकिन इस बार भी वही हुआ। धनपत का गुड़ बाजार में नहीं बिका, जबकि धनसिंह का गुड़ हाथों हाथ बिकने लगा। एक दिन धनपत निराश होकर अपने खेत में बैठा था। उसके चेहरे पर हार मान लेने की थकान साफ दिखाई दे रही थी। हे भगवान, हे भगवान, लगता है हमारे भाग्य में गुड़ बेचना लिखा ही नहीं है। पिताजी, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कोई तो ऐसा रहस्य है जो हम नहीं जानते। बताइए भला, एक ही खेत का गन्ना है, फिर दोनों का गुड़ इतना अलग अलग कैसे हो सकता है? हम भी तो इतनी मेहनत से गुड़ बना रहे हैं, हर विधि अपना रहे हैं, फिर भी हमारा गुड़ धनसिंह के गुड़ के जैसा क्यों नहीं बन रहा? केशव ठीक कह रहा है पिताजी। मैंने सुना है कई लोगों को धनसिंह का गुड़ खाने के बाद पेट दर्द भी हुआ है, फिर भी लोग उसका गुड़ खरीदते हैं। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है और हमें वो रहस्य पता करना होगा। और उस रहस्य का पता मैं जरूर लगा कर रहूंगा। अगली रात केशव चुपके से धनसिंह की बैलगाड़ी का पीछा करने लगा। कुछ दूर जाकर बैलगाड़ी जंगल के पास रुक गई। वहाँ मजदूर गन्ने का रस उबाल रहे थे और धीरे धीरे गुड़ तैयार हो गया। बस सुनो, अब बस बहुत हो गया, तुम लोग जाओ, आगे का काम मैं कर लूंगा, जाओ। मजदूर वहाँ से चले गए। धनसिंह ने इधर उधर देखा और अपनी थैली से काली मिट्टी जैसा चूर्ण निकालकर गुड़ पर मलने लगा। अच्छे से मिलाए दूं, अब बनेगा असली स्वाद। ऐसा गुड़ जिसे कोई खरीदने से खुद को रोक नहीं पाएगा। पेड़ के पीछे छिपा केशव ये सब देखकर चौंक गया। अच्छा, आखिर इस काली मिट्टी में ऐसा क्या है? केशव ने निगरानी जारी रखी। कुछ देर बाद धनसिंह जंगल की ओर बढ़ गया। केशव भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाकर धनसिंह एक लावारिस कुएं के पास रुका। उसने एक मटका कुएं में डाला और उसमें से पानी भर लिया। फिर वो उस मटके को लेकर अपने घर चला गया और तैयार गुड़ पर वो पानी छिड़कने लगा। ये देखकर केशव गहरी सोच में डूब गया। ओह, तो इसका मतलब ये है कि धनसिंह का गुड़ इस काली मिट्टी और इस कुएं के पानी की वजह से स्वादिष्ट बनता है। मुझे ये बात पिताजी को तुरंत बतानी चाहिए।
इतना सोचकर केशव तुरंत घर लौट आया और उसने सारी घटना अपने पिता धनपत और बहन राधा को बता दी। अच्छा, तो ये रहस्य है धन सिंह के गुड़ का। लेकिन राधा गहरी सोच में डूब गई। नहीं पिताजी, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ काली मिट्टी और कुएं के पानी से गुड़ इतना अच्छा बन सकता है। जरूर इसके पीछे कोई और रहस्य है जो अभी हम समझ नहीं पाए हैं। अगली रात राधा ने ठान लिया कि वो खुद धन सिंह की निगरानी करेगी। रात गहराने पर वो चुपके से घर से निकली और धन सिंह का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच गई। राधा ने खिड़की के पास छिपकर देखा कि धन सिंह एक पुराना संदूक खोले बैठा था। मिल गया। गुड़ बनाने की प्राचीन विधि। गन्ने के रस में साधारण मिट्टी के अलावा और कुछ मत मिलाओ। पहले जल को जगा दो। अब मुझे 3 दिन तक इंतजार करना होगा। दूर खड़ी राधा ये सब सुन रही थी। अच्छा, मैं तो समझ रही थी कि उस काली मिट्टी का कोई रहस्य होगा। ये साधारण मिट्टी ही है, लेकिन ये क्या कर रहा है? जल को जगाने की विधि, मुझे इस पर और नजर रखनी होगी। राधा छिपकर धन सिंह की हर गतिविधि देखने लगी। धन सिंह पहले उसी लावारिस कुएं के पास गया। उसने मटका डालकर पानी भरा। उसके बाद वो एक बरगद के पेड़ के पास गया और उसकी जड़ का थोड़ा चूर्ण बनाकर उस मटके में मिला दिया। ठीक है। हाँ, अब सही है। अब पानी हल्का खट्टा मीठा और सुगंधित हो गया है। अब ये तैयार है। चलो। राधा चुपचाप वहां से वापस लौट आई। 3 दिन बाद राधा फिर से धन सिंह के घर के पास पहुंची और छिपकर देखने लगी। उसने देखा कि मटके में रखा पानी अब हल्की सुगंध छोड़ रहा था। हाँ, अब सही है। अब पानी हल्का खट्टा मीठा और सुगंधित हो गया है। अब ये तैयार है। चलो। इतना कहकर धन सिंह वहां से चला गया। मौका पाकर राधा चुपचाप उसके घर के अंदर गई। उसने संदूक खोला और उस प्राचीन कागज को निकाल लिया। राधा ध्यान से उस कागज को पढ़ने लगी। कागज में वही विधि लिखी थी जो धन सिंह कर रहा था, लेकिन उसमें साफ लिखा था कि अगर सामग्री अधिक मात्रा में मिलाई जाए तो शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है। तो यही बात है, धन सिंह लालच में ज्यादा मात्रा डालता है, इसलिए लोगों को स्वाद तो ज्यादा मिलता है लेकिन नुकसान भी होता है। राधा ने कागज वापस संदूक में रख दिया और अपने घर लौट आई। घर पहुंचकर राधा ने सारी घटना अपने पिता और भाई को बता दी। ये सुनकर धनपत चौंक गया। मुझे याद है, मेरे पिताजी गुड़ बनाते थे तब वो भी एक प्राचीन कागज पढ़ते थे। उनके जाने के बाद मैंने उस कागज को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कभी मिला नहीं। इतने में गांव का मुखिया वहां आ गया। और मुझे एक बात याद आ रही है धनपत। जब धन सिंह तुम्हारे पिता के यहाँ नौकरी करता था, तब एक दिन उनका झगड़ा हुआ था। तुम्हारे पिता बार बार पूछ रहे थे कि वो कागज कहाँ है, कागज कहाँ है, लेकिन धन सिंह कहता रहा कि उसे कुछ नहीं पता। उसी दिन के बाद से उसने नौकरी छोड़ दी। ये सुनकर सबको सच्चाई समझ में आ गई। तो इसका मतलब धन सिंह दादाजी की ही विधि से गुड़ बना रहा था। फर्क बस इतना था कि वो लालच में ज्यादा मात्रा इस्तेमाल करता था। बेटा, तुम्हें वो कागज यहाँ ले आना चाहिए था ना। पिताजी, उसकी जरूरत नहीं है, पूरी विधि मुझे याद है। राधा ने अपने पिता और भाई को गुड़ बनाने की सही विधि समझाई। कुछ ही दिनों में उसी विधि से गुड़ तैयार हुआ। इस बार गुड़ का रंग, सुगंध और स्वाद पहले से बिल्कुल अलग था। धनपत गुड़ लेकर बाजार पहुंचा। लाओ भैया, जरा गुड़ तो चखाओ। छोटी ढेली देना, छोटी वाली। हाँ, वो वाली। ग्राहक ने जैसे ही गुड़ चखा, उसकी आंखें चमक उठीं।
वाह वाह भैया वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या बात है, क्या बात है। ये तो धन सिंह के गुड़ से भी अच्छा है भाई। क्या बात है, क्या बात है। लाओ एक पसेरी बांध दो, लाओ। धीरे धीरे पूरे दिन में धनपत का सारा गुड़ बिक गया। कुछ ही दिनों में बाजार में धनपत का नाम फैलने लगा। जब ये बात धन सिंह को पता चली तो वो गुस्से में धनपत के घर पहुंचा। ए धनपत, धनपत, ए धनपत, ये बताओ तुम इतना अच्छा गुड़ कैसे बना रहे हो? जैसे तुम मेरे पिताजी की विधि चुराकर गुड़ बना रहे थे, वैसे ही हमने वो विधि अपनी बुद्धि से वापस पा ली। वो विधि हमारे परिवार की थी, तुम्हारी नहीं थी। ये सुनकर धन सिंह की नजरें झुक गईं। तुमने लालच में विधि का गलत इस्तेमाल किया, इसीलिए तुम्हारे गुड़ से लोगों को स्वाद तो मिला लेकिन नुकसान भी हुआ, समझे? धन सिंह चुपचाप वहां से चला गया। समय के साथ बाजार में धनपत का नाम फैल गया और उसका गुड़ दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। कहते हैं कि ज्ञान और विधि तभी फल देती है जब उसे ईमानदारी और सही मात्रा के साथ अपनाया जाए। लालच से मिला स्वाद कुछ समय का होता है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टून स्पेस इंडिया को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।